अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ आई हूँ मुसहफ की चौथी एपिसोड के साथ। तो देर किए बगैर हम शुरू करते हैं मुसहफ की चौथी एपिसोड। दूर बेंच पर बैठी सयाफाम लड़की को देखकर इसके कदमों में तेजी आ गई। वो सबक रफ्तारी से चलती बेंच के करीब आई। गुड मॉर्निंग। सयाफाम लड़की ने चौंक कर सर उठाया और फिर जरा सी मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग टू यू टू। वो इसी तरह किताब के किनारों पर मजबूती से हाथ जमाए बैठी थी। मैं दरअसल महमल मुतज़ब्ज़िब इसके साथ बैठी थी। मुझे कल के रवैये पे बहुत शर्मिंदगी है। मैं कभी भी इतनी रूड नहीं होती। और जाने दो, मैंने बुरा नहीं मनाया। नहीं, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। मैं कुछ परेशान थी। मैं तो तुम्हें तुम्हारी हर परेशानी का हल बताया था। तुम खुद ही इस तरफ नहीं आना चाहती। नहीं, इसने बेसाख्ता निगाहें चुराई। मुझे इस किताब से कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर इस किताब को तुमसे है। इसने मुझसे कहा कि मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूं। वो बुरी तरह चौंकी। पहली गुफ्तगू में भी इसने इससे कोई ऐसी बात ही बताई थी। ये किताब मुझे जानती है। 100% जानती है। तुम्हारी जिंदगी की सारी कहानी इसमें लिखी है, गुजरे वाकयात और आने वाले हालात। वाकई? वो शजर सी इसे देख रही थी, अजब बेयकीन थी। हाँ, इसमें सब लिखा है। तुमने मेरी जिंदगी की कहानी पढ़ी है? नहीं, वो मैं नहीं पढ़ सकती। क्यों? तुमने ये किताब पूरी नहीं पढ़ी? मैंने पूरी पढ़ रखी है, मगर मुझ पर सिर्फ मेरी जिंदगी की कहानी खुली है। तुम्हारी जिंदगी कहानी सिर्फ तुम ही पर खुलेगी। तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब कि वो वाकई परेशान हो गई थी। आ जाएगी, हर बात समझ में आ जाएगी, बस थोड़ा वक्त लगेगा। वो इसे देखकर रह गई। वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी, और ये किताब किसने इसके लिए सदियों कबल लिखवा कर छोड़ दी थी, कुछ समझ में ना आता था। बस का हॉर्न बजा तो वो चौंकी और फिर बगैर कुछ कहे तेजी से उठ खड़ी हुई। स्याफाम लड़की मुस्कुराते हुए इसे बस में सवार होते देख रही थी। नेक्स्ट पार्ट। फवाद को चाय कमरे में दे आओ, और महमल तुम ट्रॉली बाहर ले आओ। ताई मेहताब अपनी अजली बेनियाजी से हुक्म सादगी करते पलट गई तो ट्रॉली सेट करती महमल किसी ख्याल से चौंकी। फवाद की ट्रे अलग सेट कर दो महमल, मैं दे आऊंगी। तुम ट्रॉली बाहर ले जाओ। मैं नहीं लेकर जा रही ट्रॉली, तंग आ गई हूं मैं इन जलील लोगों के सामने। अच्छा चुप करो। मुसरत बौखलाकर आगे बढ़ी और ट्रॉली का किनारा थाम लिया। मैं ले जाती हूँ, तुम फवाद को चाय दे आओ। यही तो वो चाहती थी। सो शाह ने उचकाकर बज़ाहिर लापरवाही से फवाद के ट्रे सेट की और फिर से उठाकर धप सीढ़ियां चढ़ गई। फवाद भाई, दरवाजे पे हल्का सा नॉक किया। आ जाओ। इसने दरवाजा धकेला तो वो खुलता चला गया। फवाद बाजू आंखों पर रखे बेड पे नीम दराज था। फवाद भाई, आपकी चाय। हाँ, रख दो। वो साइड टेबल से वो बेड से उठा अंदाज से थका लग रहा था। क्या बात है फवाद भाई, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। इसने ट्रे मेज पर रखी और कप उठाकर इसके करीब आई। हाँ, कुछ नहीं, ऑफिस का मामला है। इसने चाय के लिए हाथ बढ़ाया तो इसे कप पकड़ाते महमल की उंगलियां इसके हाथ से जरा सी मस हो गई। इसने फौरन हाथ खींच लिया तो वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया, फिर चाय का घूंट भरा। चाय तो तुम अच्छी बनाती हो, अम्मा ने बनाई है। वो इसके सामने खड़ी थी, ऊंची भूरी टेल वाली दराज कद सी महमल। लाई तो तुम हो, जायका है तुम्हारे हाथ में। अच्छा, वो मुस्कुरा दी। और ये इंग्लैंड जाने का क्या सीन है? वो मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। वो सर झुकाए खड़ी उंगलियां मरोड़ रही थी। मगर तुम जॉब करने का कह रही थी। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी थी। वो चाय का कप साइड टेबल पर रखे बहुत संजीदगी से इसे देख रहा था। मैं सिर्फ अपने खर्चों के लिए जॉब करना चाहती हूँ, और ये इतनी बिजनेस एम्पायर ये कौन संभालेगा? महमल ने झटके से गर्दन उठाई। इसे लगा इसने गलत सुना है। बिजनेस एम्पायर? हाँ, तो तुम इसके ऑनर्स में से हो। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं है कि तुम अपने अब्बा के बिजनेस पर भी तवज्जो दो? आखिर कभी ना कभी तो तुम्हें ये सब संभालना है। जी? वो बेयकीनी से इसे देख रही थी। इतनी हैरान क्यों हो महमल? वो उठकर इसके सामने आ खड़ा हुआ।
महमल ने देखा वो इससे खासा लंबा था। मैं पता नहीं, क्या तुम ये सब नहीं संभालना चाहती? मैं संभालना चाहती हूँ, मगर कैसे? तुम वाकई संभालना चाहती हो? फवाद के चेहरे पे खुशगवार हैरत उतरी। यानी अगर मैं तुम्हें अपने साथ ऑफिस में लगाना चाहूँ तो तुम मेरे साथ काम करोगी? जी जी बिल्कुल। इसका दिल एकदम किसी और लय पे धड़कने लगा, हाथ लरजने लगे थे। ठीक है, फिर मैं शाम में आगा जान से बात कर लेता हूँ। वो इजाजत दे देंगे? इसके अंदर वसवसों ने सर उठाया। श्योर, क्यों नहीं देंगे? वह मुस्कुराकर इसे तसल्ली दे रहा था और इसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी खुशी का इजहार कैसे करे। एकदम ही सब कुछ इसे अपनी मुट्ठी में आता दिखाई देने लगा। दौलत निछावर महबूब कदमों में। अब इसे स्याफाम लड़की की किताब की हरगिज जरूरत ना थी। वो हवा में उड़ती वापस अपने कमरे में आई थी। और फिर रात में जब फवाद ने इसे अपने साथ बिजनेस में हाथ बटाने की तजवीज आगा जान को दी तो सबसे पहले हसन ने बेचैनी से पहलू बदला। इसकी क्या जरूरत है फवाद? महमल को अभी अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। वो नागवारी से बोला तो महमल को वाज़े बुरा लगा। शुक्र था खानदान की औरतें वहां ना थी, वरना तो तूफान ही आ जाता। तुम बीच में मत बोलो एहसन, मैं आगा जान से बात कर रहा हूँ और मैं तुम्हारी बातों के मतलब अच्छी तरह समझता हूँ। हसन ने एक पिटीली निगाह महमल पर ढाली। मुझे अच्छी तरह पता है कि यहाँ क्या चक्कर चल रहा है। शट अप! फवाद भड़क उठा तो आगा जान ने दोनों को ही झड़क दिया। शट अप यू बोथ! हसन, तुम जाओ अपने कमरे में। और वो फौरन उठकर तेज तेज चलता वहां से निकल गया। और फादी, हसन ठीक कह रहा है, महमल का ऑफिस से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही वो कभी ऑफिस जाएगी। मगर आगा जान, आगा भाई ठीक कह रहे हैं, महमल का ऑफिस में क्या काम भला? बिल्कुल, लड़कियों को इधर धक्के खाने की क्या जरूरत? गुफरान चचा और असद चचा ने फौरन आगा चांद की तारीफ कर दी तो महमल ने बेबसी से मदद कर निगाह से फवाद को देखा। ओके, जैसे आपकी मर्जी। वो शाने उचकाकर अब झुककर अपने भूख के तस्मे बंद कर रहा था। इसका दिल जैसे किसी गहरी खाई में जा गिरा। वो तेजी से भागते हुए किचन में आया, सिंक पर झुककर फूट फूट कर रोने लगी। इसके आंसुओं के साथ सारे ख्वाब गिरते बहते चले जा रहे थे। वो इतना रोई कि हिचकी बंद होने लगी और बिल आखिर नल खोलकर पानी मुंह में डालने लगी। इसने सोच लिया था कि आज वो आखिरी दफा रो रही है और आज के बाद हरगिज नहीं रोगी। इसने तो सीधे तरीके से सब कुछ हासिल करने का सोचा था, लेकिन इन लोगों को सीधा तरीका रास नहीं आता। ठीक है, अब अगर इनसे इंतकाम लेने को जादू या सिफली इल्म का सहारा भी लेना पड़ा तो वो जरूर लेगी। इसे अब सुबह का इंतजार था। सुबह इसे बस स्टॉप पर जाकर स्याफाम लड़की से किताब लेनी थी। वैसे नहीं तो ऐसे सही। चेहरे पर ठंडा पानी डालते हुए इसने नफरत से सोचा था। नेक्स्ट पार्ट। सुबह इसे कॉलेज नहीं जाना था, एग्जाम्स खत्म हो चुके थे, मगर वो फिर भी बहाना करके मखसूस वक्त से आधा घंटा पहले स्टॉप पर चली आई थी और अब मुसलसल बेंच के आसपास टहल रही थी। स्याफाम लड़की अभी तक नहीं आई थी। महमल बार बार किलाई पे बंदी घड़ी देखती, फिर बेचैन निगाहों से गर्दन इधर उधर घुमाई। भूरी ऊंची पोनी टेल भी साथ ही झूलती। इसे शिद्दत से इस लड़की का इंतजार था और आज तो लगता था जैसे वक्त बहुत देर से गुजर रहा है। बिल आखिर वो थककर बेंच पर बैठी और सर दोनों हाथों में थाम लिया। क्या मेरा इंतजार कर रही थी? किसी ने इसके कंधे पे हाथ रखा तो वो करंट खाकर उठी। वो स्याफाम लड़की सामने मुस्कुरा रही थी। मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी और मैं जानती हूँ कि क्यों। वो आराम से बेंच पर आ बैठी। बैग का स्ट्रैप कंधे से उतारकर एक तरफ रखा और किताब एहतियात से गोद में रखी। फिर जैसे फारिग होकर महमल का चेहरा देखा। तुम थक गई हो? हाँ, मैं थक गई हूँ, मैं तंग आ गई हूँ। इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं है, कोई नहीं है। ऐसे नहीं कहते। अभी तो तुम्हें वो कुछ लेना है जिसकी चमक से तुम्हारी आंखें चकाचौंध रह जाएंगी। अभी तो तुम सही रास्ते पे आई हो। मुझे सही और गलत का नहीं पता, ना ही मैं सही और गलत की तफरीक में पढ़ना चाहती हूँ। उसने बेख्तियार निगाहें चुराई थी। अब दिल से अपने अंदर बैठे गिल्ट के एहसास से कोई बात नहीं, शुरू शुरू में ये किताब मुश्किल लगेगी, जैसे कोई अजाब हो, कैद हो, मगर फिर तुम आदी हो जाओगी। वो वैसे ही मुस्कुरा रही थी। ये किताब मुझसे कैसे बात करेगी?
महमल सहरजदा से इसकी गोद में रखी किताब को देख रही थी। रोज इसका एक सफा पढ़ना, अगर मुश्किल लगे तो मैं तुम्हें कुछ ऐसे लोगों का बताऊंगी जो इस किताब का इल्म सिखाते हैं, बिल्कुल खामोशी से चुपचाप अपना काम करते हैं। मैं तुम्हें इधर ले जाऊंगी, वो तुम्हें इस जुबान का इल्म सिखाएंगे जिसमें ये किताब लिखी है। फिर जब तुम रोज इसका एक एक सफा पढ़ने के काबिल हो जाओगी तो तुम जानोगी कि हर सफा तुम्हारे लिए यस्टरडे की रुदाद है और तुम्हें टुमारो की तदबीर बता रहा है। और अगर मैं एडवांस में एक सफा आगे पढ़ लूं तो मुझे अपने आने वाले कल का इल्म हो जाएगा, है ना? नहीं, तुम एक दिन में पूरी किताब भी पढ़ लो तो भी वो तुम्हारा यस्टरडे की रुदाद ही रहेगा, लेकिन अगर वही सफे तुम अगले दिन पढ़ो तो वो इस दिन के हिसाब से तुम्हारी गुज़िश्ता दिनों की रुदाद बन जाएगा। क्या मतलब? वो उलझ सी गई। ये कैसे हो सकता है कि एक ही सफे का एक दिन में ही मतलब बदल जाए? अगर ये ना होता तो क्या तुम आज इस किताब के लिए यूं खींची चली आती? तुम वाकई सच कह रही हो? वो अंदर ही अंदर खौफजदा थी। तुम्हें शक है क्या? नहीं, मगर तुम मुझे ये क्यों दे रही हो? तुम्हारा इसमें क्या फायदा? अपनी दानिश में महमल ने खासा अक्लमंदाना सवाल किया। मेरा ही तो असल फायदा है। वो फिर इसी तरह पुरस्रार तरीके से मुस्कुराई। जो कुछ तुम्हें हासिल होगा इसका एक शेयर तो मुझे ही मिलेगा। शेयर? वो दंग रह गई। क्या मतलब? कितना शेयर? कितने %? शेयर आधा, शायद इससे कुछ कम, मालूम नहीं, मगर ये तुम्हारा मसला नहीं है। मेरा हिस्सा मुझ तक पहुंच जाएगा। ये किताब खुद मेरे पास आकर मुझे मेरा हिस्सा दिलवाएगी। अच्छा? वो हैरत में थी। फिर मैं ये ले लूं? पहले खूब अच्छी तरह सोच लो। सब सोच लिया, वो तेज से बोली और किताब पर हाथ रखा। मबादा इसे वापस ना ले जाए। फिर ले जाऊं, मगर याद रखना ये एक बहुत बड़ा बोझ है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। अगर तुमने वो जिन्हें तुम अमलियात कहती हो कर लिए, वो वैसे ही किया जैसे ये किताब तुम्हें कहे, तो सब कुछ बदल जाएगा। तुम इस किताब में रहने लगोगी, इसी से बातें करने लगोगी, इसके अलावा तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा। दीवानी हो जाओगी, सहरजदा हो जाओगी, और फिर अगर तुमने इसको छोड़ना चाहा तो तबाह हो जाओगी। जो मिला था वो भी जाएगा और जो पहले से था वो भी अजाब बन जाएगा। जाओ, इसे ले जाओ। उसने स्याह जल्द वाली भारी किताब उठाकर इसकी तरफ बढ़ाई और जब महमल इब्राहिम ने इसे थामना चाहा तो इसके हाथ लरज रहे थे। थैंक यू। क्या ये मुझे तुम्हें वापस करनी होगी? नहीं। और जब मैं पूरी पढ़ लूं, खत्म कर लूं, तब फिर से शुरू कर देना। ये किताब कभी पुरानी नहीं होगी। थैंक यू। वो कपकपाती उंगलियों से किताब पकड़े तेज चलती घर की सिमत बढ़ गई। किताब की स्याह जल्द सर्द थी, बेहद सर्द। कोई इसरार था इसमें, कोई कदीम राज जिसे वो आज बेनकाब करने जा रही थी। जब इसने गेट खोला तो इसे महसूस हुआ कि इसकी टांगें कांप रही थी और दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी सीना तोड़कर बाहर आ गिरेगा। बोझ बहुत भारी था जो इस थकी हुई लड़की ने ले लिया था। अंदर ही अंदर इसका दिल डर रहा था, कहीं वो तबाही के रास्ते की तरफ तो नहीं जा रही। ये स्याह इल्म, सफली अमलियात, ये अच्छी चीजें तो ना थी, फिर वो क्यों इसे उठा लाई थी? इसने रुककर सोचना चाहा, मगर अब वापसी का रास्ता ना था। दौलत निछावर महबूब कदमों में दुनिया पे राज। इसे बहुत सी चीजें इकट्ठी करनी थी और वो किताब इसके हर मसले का हल थी। इसे बेगम नुमान के बेटे को ठुकराया गया रिश्ता याद आया। इसे रात फवाद की बात पे सबका रद्द अमल याद आया। इसे अपनी बेपनाह दौलत भी याद आई थी जिस पे ऐश कोई और कर रहा था। फिर वो कैसे इस लड़की को वो किताब, सब खजानों की कुंजी वापस कर दी। फिर वो नहीं रुकी और किताब सीने से लगाए, सर झुकाए, तेज कदमों से चलती लॉन्च में दाखिल हुई। कहाँ से आ रही हो? वो जो अपने ख्यालों में गुम थी आवाज पर घबरा कर 2 कदम पीछे हटी। सामने ताई महताब कदरे मशकूक नजरों से इसे देख रही थी। वो इसने बेख्तियार खुश्क लबों पे जुबान फेरी। वो नादिया से नोट्स लेने थे, जरा स्टॉप तक गई थी, अम्मा को बता कर गई थी। हाँ, तुम्हारी माँ तो कहीं की लैंड लेडी है ना, जिसकी इजाजत काफी होती है। वो ताई चचा
असद चचा को भी बताया था। पहली दफा वो ताई के सामने यूं बुक ला रही थी। अच्छा जाओ सन्ना खाओ। ताई बेजारी से हाथ झुलाकर आगे बढ़ गई। वो कमरे की तरफ लगती और जल्दी से अलमारी खोलकर एक खाने में सारे कपड़ों के नीचे वो डिब्बे से आ किताब छुपा दी। फिर अलमारी एहतियात से बंद की, इधर उधर देखा, सर शुक्र के किसी ने नहीं देखा था। महमल, बाहर अम्मा ने पुकारा तो वो जल्दी से चेहरे पे आया पसीना पहुंचती बाहर आई। जी। मुसरत जो किचन में सारे घर के नाश्ते बनाने में मसरूफ थी, पैन में अंडा पलटते हुए मुड़कर इसे देखा। तुम तो कॉलेज गई थी, इतनी जल्दी आ गई? जी बस। खैरियत? आज सबको मेरी क्यों फिक्र पड़ गई? नादिया से नोट्स लेने थे, मिल गए तो आ गई। वो खामखा ही चिढ़ गई। फिर इधर उधर बर्तनों में हाथ मारती बजाहिर कुछ तलाश करने लगी। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा नाश्ता तो कर लो। नहीं भूख नहीं है। वो बस मंजर से हटना चाहती थी, सो इतना कहकर बाहर लॉन्च में आ गई। जहन में अभी तक अलमारी में कपड़ों के पीछे छुपी किताब में अटका हुआ था। फिर घर के काम काज, सफाई और इसके बाद मुसरत के साथ मशीन लगाए वो मिकान के अंदाज में खामोशी से काम करती रही। मुसलसल इसका दिल पलट पलट कर इस किताब की तरफ जाता था। वो चंद बार अंदर आई, अलमारी खोलकर कपड़ों के पीछे हाथ थपथपाकर देखा, वो स्याह किताब वहीं रखी थी। फिर सारा दिन वो मौका ढूंढती रही कि इसे जाकर पढ़े, कुछ तो पता चले, कोई राह तो निकले, मगर कामों का बोझ और कुछ फितरी सा खौफ था, वो इस किताब को निकालने की हिम्मत ना कर सकी। रात खाने के बाद ने जब सबको डाइनिंग हॉल में स्वीट डिश में मसरूफ पाया तो बिलाखिर अलमारी से वो भारी किताब निकाली और सीने से लगाए दबे पांव सीढ़ियां ऊपर चढ़ती गई। डाइनिंग हॉल से बरास्ता लॉन्च किचन की तरफ जाती मेहताब ताई ने चौंक कर इसे आखिरी सीढ़ी फलांगते देखा। ये महमल क्या करती फिर रही है आज? उन्होंने पीछे से आई नायमा चच्ची को रोककर सरगोशी में पूछा। अभी कोई किताब पकड़े ऊपर गई है। अच्छा। वो मुतजस्सिस से ताई के करीब आई। पढ़ाई वढ़ाई तो अब खत्म है और छत पे तो कभी नहीं गई पढ़ने। जरूर दाल में कुछ काला है। इनकी सरगोशियों से बेखबर वो बाहर टेरेस में निकल आई। आहिस्ता से दरवाजा बंद किया और रीलिंग के साथ नीचे जमीन पर बैठ गई। किताब घुटनों पर रखे वो कितनी ही देर इसे देखती रही। महरूमियों, नासाइयों और दुखों के इस कई बरस पुराने कर्ब की अब जैसे इंतहा हो चुकी थी। इससे अब मजीद बर्दाश्त ना होता था। गलत हो या सही, वो जिंदगी से अपना हिस्सा जरूर वसूल करेगी। एक ठोस और कतई फैसला करके महमल इब्राहिम ने किताब की स्याह जिद पर हाथ फिरा। वो बेहद सर्द थी, ठंडी और पुरसकून। वो जल्द पलटने ही लगी थी कि एकदम टेरेस का दरवाजा धार से खुला। उसने घबरा कर सर उठाया और एक लम्हे को तो जमीन आसमान इसकी निगाहों के सामने घूमने लगे। आगा जान, दोनों चचा, ताई मेहताब, नायमा चची और लड़कियां और मुसरत भी सब एक साथ बाहर आए थे। ये क्या हो रहा है यहाँ? आगा जान गुस्से से गर्राए थे। महमल क्या कर रही हो इधर? वो हक्का बक्का मुंह खोले इन्हें देखती रह गई। इधर क्या बैठी हो? सामने आओ, ताई मेहताब चमक कर बोली और इसकी तो जैसे टांगों में जान न रही थी। वह मुश्किल उठी और 2 कदम आगे बढ़ी। किताब इस तरह दोनों हाथों में पकड़ी थी और पूरा जिस्म लर्ज रहा था। वो आगा जान, मैं पूछ रहा हूँ इतनी रात को इधर क्या कर रही हो? मैं पढ़ रही हूँ। लफ्ज लबों पे ही दम तोड़ गए। इसकी टांगें कांपने लगी थी। क्या पढ़ रही हो? इधर दिखा। आगा जान के लहजे की सख्ती कम नहीं हुई थी। उन्होंने किताब लेने को हाथ बढ़ाया तो बिदक कर पीछे हटी। कुछ नहीं। इसने किताब पीछे करनी चाहिए और फिर इसने देखा आगा जान के पीछे खड़ी मुसरत की आंखों में आंसू थे और ताई फातिहाना मुस्कुराई थी। अरे हम भी तो देखें, भरी रात में इधर कौन सी किताबों में छुपाकर खतो किताबत हो रही है। मैं तो पहले ही कहती थी ये लड़की कोई चांद जरूर चढ़ाएगी। इसके इर्द गिर्द जैसे धमाके हो रहे थे। नहीं ताई नहीं। वो फटी फटी निगाहों से इन्हें देखती नफी में सर हिला रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आगा जान ने जोर से इसके हाथों से किताब छीनी। पढ़ रही थी तो दिखाती क्यों नहीं हो? एक गसीली नजर इस पर डालकर उन्होंने किताब अपने सामने की। मैं भी कहूँ क्यों रात को छत पे आ जाती है? किसके साथ मुंह काला करती है? ये जुबान जो इतनी लंबी हो रही है। अरे मैं भी कहूँ कोई तो है इसके पीछे। आगा साहब, इससे कहिए कि जिस मर्दूद के लिए
चिट्ठियां डालने इधर आती है, इसे कहे अभी आए और 2 बोल पढ़ाकर इसे ले जाए, खानदान भर में बदनाम करेगी, हमें क्या। और इसे लगा आज वो वाकईतन हार गई। आगा जान किताब के सफ़े पलट रहे थे। हर पलटते सफ़े के साथ इसका दिल डूबता जा रहा था। इसने सर झुकाकर आंखें सख्ती से मीच ली। आज वो इसे यकीनन कत्ल कर डालेंगे। वो सफली अमलियात में पड़ गई थी। कभी नहीं बख्शेंगे। शर्म नहीं आती तुम्हें, घटिया औरत। आगा जान एकदम धाड़े और इसकी रही सही जान भी निकल गई। इसे लगा वो लड़खड़ा के गिरने लगेगी। गिरने को है। मैंने क्या किया? ताई की हकलाती आवाज निकली। महमल ने जैसे किसी ख्वाब से जाकर सर उठाया। वो खुली किताब हाथ में पकड़े महमल से नहीं, ताई से मुखातिब थे। तुम्हें शर्म नहीं आती इस यतीम बच्ची पर इल्जाम लगाकर हम सबको इकट्ठा करके? डूब मरो तुम ऐसे अल्फाज कहने से पहले। वो अब छत पे पढ़ भी नहीं सकती। महमल ने पलकें जोर से झपकाई। आगा चांद क्या कह रहे थे? मगर आगा साहब, वो इस किताब में डूब मरो तुम बेदीन औरत, वो कुरान पढ़ रही थी। तुम कुरान की हुन्नर का तो पास रख लेती। उन्होंने स्याह किताब बंद की, इसे चूमा, आंखों से लगाया और महमल की तरफ बढ़ा दिया। बेटा तुम नीचे पढ़ लेती तो सब परेशान ना होते। ये लो। वो इसे किताब थमाकर एक कटीली निगाह इन औरतों पर डालकर वापस हो गई। ना तो अब चोरों की तरह पढ़ेगी तो बंदा शक तो करेगा, वरना मेरा क्या दिमाग खराब है कि यूं कहती। ताई शर्मिंदा सी पलटी। आगा चांद कभी कभार इन्हें यूं ही सबके सामने झिड़क दिया करते थे, खसूसन जब वो अपने रिश्तेदारों पे बेदरेर पैसे लुटाती थी। और नहीं तो क्या। आहिस्ता आहिस्ता सब नादन से पलट गए। वो इस तरह साकत से किताब हाथ में लिए खड़ी थी। टेरेस खाली हो चुका था। सब जा चुके थे, पुरसुकून और सुरखुरू मुसरत भी। और वो इसी तरह पत्थर का बुत बनी वहां खड़ी थी। इस किताब का हर सफा तुम्हारे गुजरे दिन की रुदाद है। ये किताब कभी पुरानी नहीं होगी। तुम सबको अपनी मुट्ठी में लेकर करके दुनिया पर राज करोगी। इस सियाफाम लड़की का एक एक फिक्रा तमाचे की तरह इसके मुंह पर बरस रहा था। तराक तराक तराक। इसे लगा कभी अपनी जगह से हिल नहीं सकेगी। यूं ही सदियों इस अंधेरे में टेरेस पर खड़ी रहेगी। धोखा, मजाक, फरेब, तमस्कुर, कुरान की बेहुरमती। सियाफाम लड़की ने क्या नहीं किया था। इतना बड़ा मजाक। एक परेशान हाल लड़की को सब ख्वाब दिखाकर इसे इसी की मुकद्दस किताब पकड़ा दी। ये हुआ क्या था इसके साथ? इसके हाथ अभी तक लरज रहे थे। निहायत बेयकीनी के आलम में इसने स्याह जिल्द वाली किताब को चेहरे के सामने किया। स्याह जिल्द साफ थी, बेदाग, बेलफ्ज। इसने दरमियान से किताब खोली। ऊपर अरबी की इबारत थी और नीचे अंग्रेजी की। सबसे ऊपर लिखा था अल कहफ, द केव। इसने चंद सफ़े आगे खोले। अनकबूत, द स्पाइडर। इसने शुरू से देखा। अलमाइदा, द टेबल स्प्रेड। महमल ने किताब बंद कर दी। आगा जान ने ठीक कहा था। वो कुरान था, इनकी दीनी किताब, मुकद्दस किताब। और इस फरंग ने कैसे कैसे किस्से घड़ दिए थे इसके साथ। जलील औरत। वो शौक से निकली तो बेपनाह गुस्सा आया। वो लड़की तो अपने घर बैठी इस पर हंस रही होगी, इसका तमस्कुर उड़ा रही होगी। वो भी कितनी जल्दी बेवकूफ बन गई। उफ। वो तेज तेज कदमों से सीढ़ियों की तरफ लपकी। न सर पे दुपट्टा, न वजू, नमाज, और चले हैं कुरान पढ़ने। लॉन्च के बड़े सोफे पे बैठी ताई इसे जीना उतरते देखकर ऊंचा बड़बड़ाई थी। बड़े अरसे बाद आगा जाने ने सबके सामने बेइज्जत किया था, और वो भी सिर्फ और सिर्फ महमल की वजह से। कोई भी जवाब दिए बगैर सर झुकाए तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। नेक्स्ट पार्ट। सुबह वो फिर जल्दी आ गई थी। स्याफाम लड़की आज बहुत पहले से इस बेंच पर बैठी थी। इसे देखकर महमल के तेज कदम हो गए। कदमों की चाप पे ही इसने सर उठाया। महमल ने देखा। इसे देखकर इसकी स्याह आंखों में उम्मीद के दिए जल उठे। सड़क खाली थी। दूर नारंगी सूरज तुलू हो रहा था। महमल इसके बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। सूरज की नारंगी शुआएं इनके पीछे छुप गईं। तुम्हें शर्म तो नहीं आई होगी मेरे साथ ऐसे बेहुदा मजाक करते हुए? स्याफाम लड़की की निगाहें इसके हाथों में पकड़ी किताब पर झुकी। एकदम ही इसकी आंखों की जूत बुझ गई। मुसहफ वापस लेकर आई हो? मुसहफ? उखड़ी उखड़ी सी महमल ने अब्रू उठाई। हम अरब दुनिया में कुरान को मुसहफ कहते हैं। तुमने मुझे क्या किस्से कहानियां सुनाकर कुरान थमा दिया? ये कोई मजाक करने की किताब तो ना है? ये तो कुरान था। कुरान था नहीं, कुरान होता है।
वो उदासी से मुस्कुराई तो महमल ने शाने उचकाए। बहरहाल तुम्हें ये प्रैक्टिकल जोक करके मुझे शर्मिंदा करने पर शर्म आनी चाहिए। मैं तो क्या सोच रही थी और तुमने मुझे एक मुकद्दस किताब थमा दी। तो तुम किसी गैर मुकद्दस चीज की तवक्का कर रही थी क्या? जी नहीं, वो तिलमिलाई। फिर कुरान इसकी गोद में रखा। ये मेरे पास पहले से है, मुझे जरूरत नहीं है। बैठकर बात कर लो। अच्छा, मैं ठीक हूँ। वो इसी तरह सीने पर हाथ बांधे उखड़ी उखड़ी सी खड़ी रही। इसने नरमी से मुसहफ की स्याह जिल्द पे हाथ फेरा। तो तुमने ये पढ़ रखा है? इसकी आवाज में सुबह की सारी उदासी सम हो गई थी। हाँ, और बचपन में ही पढ़ लिया था। अल्लाह का शुक्र है हम शुरू से ही मुसलमान हैं, वो आदतन जताकर बोली। और तुम्हें हमारी मुकद्दस किताब के बारे में गलत फहमियां हैं। ये कोई फाल निकालने वाली किताब नहीं है और ना ही इसमें मेरी या तुम्हारी स्टोरी है। ला हौल वला कुव्वत। अच्छा, वो जरा सा मुस्कुराई। चलो फिर बैठो और मुझे बताओ कि इसमें क्या है। इसमें अहकामात हैं नमाज, रोजे, हज, ज़कात के। वो इसके साथ बेंच पर बैठ के इसे बहुत समझदारी से बताने लगी। इसमें पुरानी कौमों के किस्से हैं, कौम आद, समूद और बनी इसराइल। ये बनी इसराइल का क्या मतलब होता है? मतलब वो हल्का सा गड़बड़ाई। बनी इसराइल का मतलब हुआ इसराइल के बेटे। वो पूछ रही थी या बता रही थी, खुद भी समझ ना सकी। इसराइल का मतलब अब्दुल्ला है। ईल अल्लाह को कहते हैं। ये याकूब का नाम है। हाँ, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सब पढ़ रखा है मैंने, सब पता है मुझे। हमें तो कोर्स में पढ़ाया गया था यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलैखा वाला किस्सा। यूसुफ अलैहिस्सलाम और किस वाला किस्सा? सयाफाम लड़की की आंखों में हैरत उभरी। यूसुफ और जुलैखा वाला किस्सा? अजीजा मिस्र की बीवी का नाम जुलैखा था क्या नहीं था? वो कंफ्यूज हो गई। कोई दलील है तुम्हारे पास? कोई हुज्जत? दलील, हुज्जत? वो टुकर टुकर इसका चेहरा देखने लगी। हमारे कोर्स की गाइड बुक में लिखा था। कोर्स की गाइड बुक इंसान की बात है और इंसान की बात में दलील नहीं होती। दलील सिर्फ कुरान या हदीस से पेश की जाती है, क्योंकि दोनों नाज़िले खुदाबंदी होते हैं। कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं बताया गया कि इस औरत का नाम जुलैखा था। इसका लहजा नरम था। मिस्र की उस औरत से गलती हुई थी, एक जुर्म सरजद हुआ था, मगर अल्लाह ने उसका पर्दा रख लिया। इसका फेल तो बताया मगर नाम नहीं, और जिस चीज का पर्दा अल्लाह रखे वो खुल नहीं सकता। मगर हमने यूसुफ और जुलैखा के किस्से हर मस्जिद और मेंबर में जाकर सुनाए। हम कैसे लोग हैं? इसका नाम जुलैखा नहीं था? वह सारी खफगी बुलाकर हैरत से पूछ रही थी। इस औरत का नाम राज है और मेरा और तुम्हारा रब वो राज नहीं खोलना चाहता, सो ये हमेशा राज ही रहेगा। अच्छा, इसने शाने उचकाए। पहली दफा इसे अपनी इल्मी कमतरी का खफीफ सा एहसास हुआ था, मगर ये मानना इसकी अना की शिकस्त थी। सो लापरवाही से इधर उधर देखते हुए बोली, बहरहाल मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट कुरान के बारे में गलत है। ये किताब वो नहीं है जो तुम इसे समझती हो, और अगर ये वो ना हुई जो तुम इसे समझती हो। मैं सही हूँ, मुझे सब पता है। तुम्हें जो कोई इस नूर की तरफ बुलाएगा तुम इसे यही कहोगी। मगर तुमने ये तो नहीं बताया था कि ये कुरान है। तुमने तो कुछ और किस्से सुनाए थे, आखिर क्यों? अगर मैं तुम्हें तबलीग करती तो तुम उकताकर मुझसे दूर भाग जाती। अब भी तो यही होगा, वो जताकर बोली। तो सयाफाम लड़की ने मुस्कुराकर सर झटका। लेकिन अब तुम्हारी हुज्जत तमाम हो चुकी, आगे तुम्हारी मर्जी। एक स्याह मर्सिडीज जन से इसके सामने से गुजरी। थोड़ी दूर जाकर इसके टायर चिड़चिड़ाते हुए रुके और वो तेजी से रिवर्स हुई। महमल ने चौंक कर देखा। ड्राइविंग सीट पर फवाद था। वह हैरान सी खड़ी हुई और वो इसे अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था। साथ ही इसने हाथ बढ़ाकर फ्रंट सीट का दरवाजा खोला। वो जैसे खिलकर मुस्कुराई और बेंच पर रखा बैग कंधे पर डाला। सयाफाम लड़की ने इसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा और फिर महमल की मुस्कुराहट को। तुम्हारे पास दो रास्तों का इंतखाब था, मुसहफ या दिल। तुमने अपना इंतखाब कर लिया, मगर मुझे सारी जिंदगी अफसोस रहेगा कि मैं तुम्हें मुसहफ की तरफ ना ला सकी। अब तुम्हें जो भी ले आए मेरा उसमें हिस्सा ना होगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। सियाजिद वाले मुसहफ को सीने से लगाए अपना बैग कंधे पर डालकर वो उदास सयाफाम लड़की उठी और खाली सड़क पर
एक तरफ को चल दी। महमल ने देखा वो लंगड़ा रही थी। वो सर झटक कर गाड़ी की तरफ बैठ गई। जी फवाद भाई, इसने फ्रंट सीट के खुले शीशे पे झुककर पूछा। आओ बैठो। मगर वो मुतजब्जिब सी हुई। घर तो कॉलेज का कहकर आई थी। कॉलेज क्यों जाना है? ऐसे ही फ्रेंड्स गेट टुगेदर कर रहे हैं, फिर कभी चली जाना। अभी बैठो। वो हुक्म देकर जैसे कुछ और सुनने के मूड में ना था। वो मुस्कुराहट दबाए अंदर बैठी और दरवाजा बंद कर दिया। विंड स्क्रीन के पास उस पार वो लंगड़ाती स्याफाम लड़की दूर जाती दिखाई दे रही थी। महमल को नहीं इल्म था कि वो इसे इस उदास सुबह में आखिरी बार देख रही है। इसका नाम क्या था, वो किधर से आई थी, वो कुछ ना जानती थी। मगर इस लम्हे इसे जाते देखकर इसे एहसास हुआ कि वो लड़की बस स्टॉप पे बस पकड़ने नहीं आती थी, बल्कि वो तो शायद इसके लिए आती थी और शायद इसके बस पकड़ लेने के बाद यूं ही चली जाती थी। हम कहाँ जा रहे हैं फवाद भाई? फवाद ने गाड़ी आगे बढ़ाई तो वो पूछ बैठी। तुम मुझे भाई कहना छोड़ नहीं सकती? वो क्यों? धड़कन बेतरतीब हुई, मगर बज़ाहिर वो सादगी से बोली थी। ऐसे ही। पर हम जा कहाँ रहे हैं? ऑफिस। बताया तो था। स्टीयरिंग पर हाथ रखे जरा सा चेहरा इसकी तरफ मोड़ा और मुस्कुराया। ऑफिस? अब तो वाकईतन हैरान रह गई। मगर आगा जान ने तो मना कर दिया था। इनसे तो मैंने रस्मन पूछा था। वो लापरवाह था। और हसन भाई ने भी। जहन्नुम में गया हसन। तुम ऑफिस जाना चाहती हो या नहीं? जाना चाहती हूँ। इसके बिगड़ने पे वो जल्दी से बोली। वो खुलकर मुस्कुराया। ऐसे ही एतमाद से जिंदगी गुजारोगी तो खुश होगी, वरना लोग तुम्हें हजम कर जाएंगे। जिंदगी से अपना हिस्सा वसूल करना सीखो लड़की। वो बहुत मूड में ड्राइव कर रहा था। वो यकतक इसे देखते जा रही थी। इसे तो कुछ भी ना करना पड़ा था। वो किस्मत इस पे मेहरबान हो गई थी। और ये जोड़ा जो तुमने पहन रखा है, गालिबन मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ। 3 साल से, इसने तस्दीक कर दी। अमेजिंग। ये तुम्हारी कजन्स तो 3 बार से ज्यादा एक जोड़ा नहीं चलाती। और तुम? ये 3 साल पहले ईद पर बनवाया था। महमल ने कुर्ते के दामन पर हाथ फेरकर बगौर इसे देखा। मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि नए जोड़े बनवा सकूं। आगा जान तो बस ईद कपड़ों के पैसे देते हैं। इसका जाने क्यों दिल भर आया। आंखों से 2 मोटे मोटे आंसू फिसले थे। अरे नहीं महमल, ऐसे नहीं रोते। इसके रोने पे वो परेशान सा हो गया और गाड़ी साइड पर रोक ली। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था, और जब तक मैं हूं तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसने सर उठाया। कांच से भूरी आंखें भीगी हुई थी। और अभी ऑफिस नहीं जाते, जिना सुपर चलते हैं। वहां से तुम्हारे लिए डिजाइन्स वेयर ले लेंगे। तुम बहुत खूबसूरत हो महमल, तुम्हें खूबसूरत चीजें ही पहनना चाहिए। वो इसके बहुत करीब मखमूर सा कह रहा था, फिर चौंका और जरा सीधा होकर गाड़ी में चाबी घुमाई। वो इसे डिजाइनर आउटलेट्स पे ले गया। महमल 1-2 दफा ही निदा सामिया वगैरह के साथ इधर गई थी। रंगों, खुशबुओं और ख्वाबों की सरजमीन, चमकते संगमरमर के फर्श और कीमती मलबूसात। इसे लगा वो किसी ख्वाब में चल रही है। सब कुछ जैसे वाकई इसके कदमों में ढेर हो चुका था। आजकल ऐसी शॉर्ट शर्ट्स का फैशन है और तुम इतनी लंबी कुर्तियां पहनती हो। एक तनकीदी निगाह इस पर डालकर इसने जदीद तराश खराश के लिबास का हैंगर उतारा और इसके कंधे से लगाया। ये ठीक है। तुम्हें कैसे लगा? अच्छा है। वो तो जैसे बोल ही ना पा रही थी। ये पैक कर दें। इसने हैंगर बेनियाजी सेल्स गर्ल की तरफ बढ़ाया और दूसरे रैक की तरफ बढ़ गया। सिद्रा की मंगनी के लिए भी कोई अच्छा जोड़ा तो लेना होगा, है ना? सिद्रा बाजी की मंगनी? वो चौंकी। हाँ, इसका रिश्ता तय हो गया और नेक्स्ट संडे इसकी मंगनी है। तुम्हें नहीं पता? वो फॉर्मल्स के रैक से कपड़े उलट पुलट करके देख रहा था। नहीं, वो घर में गायब दिमाग रहती थी या तायम्मा लोगों ने खबर छुपा रखी थी। वो फैसला ना कर सकी। ये मंगनी के फंक्शन के लिए ले लो, अच्छा है ना? इसने एक नॉर्मल सा जोड़ा निकालकर इसे दिखाया। महमल इसके करीब चली आई। पीकॉक ग्रीन रंग की लंबी सी सीधी कमीज, आधी आस्तीनें, साथ सिल्वर चूड़ीदार पजामा। गहरी सब्ज कमीज पे भी गले और दामन पे सिल्वर मोतियों का नाजुक काम था। नहीं है, मगर बहुत क्लासिक है।
ये भी पैक कर दें। इसके चेहरे पर पसंदीदगी देखकर इसने वो भी सेल्स गर्ल को थमा दिया। बस बहुत है फवाद भाई, मैं इतना सब घर कैसे लेकर जाऊंगी। जब वो अगले बुटीक की तरफ बढ़ा तो इसने घबरा कर रोक दिया। वाकई ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो फिर कुछ छोटी मोटी चीजें ले लेते हैं, जूते, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी और सब्ज और सिल्वर जोड़े के साथ मैचिंग कान की चूड़ियां दिलवाकर। इसके बसद इसरार पर बिलाकर फवाद ने बस कर दी। मेरा दिल करता है महमल मैं तुम्हें पूरी दुनिया खरीद कर दे दूं, पता नहीं क्यों। वो फ्रंट सीट का लॉक खोलते हुए कह रहा था और वो वहीं दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखे गुमसुम सी से देखती गई। यही सब तो चाहा था इसने, मगर कभी सोचा ना था कि इतनी आसानी से हो जाएगा। फिर वो इसे फैक्ट्री ले आया। हेड ऑफिस में पापा और हसन होते हैं। असद चचा और गफरान चचा पिंडी वाली ब्रांच में होते हैं, जबकि मैं फैक्ट्री साइड पे। तुम आज से रोजाना इधर मेरे साथ काम करोगी, मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सब काम सिखा दूंगा। ठीक ठीक है, मगर मैं घर में क्या कहूंगी। तुम ट्यूशन पढ़ाने जाती हो ना, तो बस तुम्हें एक ट्यूशन और मिल गई है। मुसरत चची को शॉपिंग के बारे में यही कह देना और बाकियों को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। राइट, अब चाय लोगी या कॉफी। वो अपनी सीट संभालते बेनियाजी से हिदायत देकर फोन की तरफ बढ़ा तो वो तमानियत से मुस्कुरा दी। कॉफी, और इसके मुकाबिल कुर्सी की पुर से टेक लगा ली। गुड, वो भी मुस्कुरा दिया। मुस्कुराते हुए वो बहुत अच्छा लगता था। उस रोज फवाद ने इसे कोई काम ना करने दिया। बस इधर बैठकर मुझे ऑब्जर्व करो और सीखो कहकर इसे अपने साथ बिठा दिया। काम करते वो गाहे बगाहे निगाह उठाकर इसे मुस्कुराकर देखता तो वो हंस पड़ती। वो दिन इसे अपनी जिंदगी का बेहतरीन दिन लगा था। अम्मा मुझे दूसरी ट्यूशन भी मिल गई है, सो आइंदा सुबह जाया करूंगी। मुसरत अपने कामों में उलझी थी, सो ध्यान न दिया और इसने खामोशी से सारे कपड़े और चीजें अलमारी में रख दी। फिर रोज का यही मामूल बन गया। नादिया के वालिद की एकेडमी से इसने महीने भर की छुट्टी ले ली और सुबह से शाम ढले फवाद के साथ फैक्ट्री चली जाती। इसने आगा जान से पैसे मांगने छोड़ दिए थे और जब सिदरा की मंगनी के लिए आगा जान ने इसे कपड़े बनवाने के लिए चंद सौ देने चाहे तो इसने बेनियाजी से इनकार कर दिया। थैंक यू आगा जान, मगर मेरे पास पहले ही बहुत हैं। 3 ट्यूशंस पढ़ाती हूँ, मेरे खर्चे पूरे ही हो रहे हैं। फिर भी अगर चाहिए होंगे तो आपसे मांग लूंगी। आगा जान और ताई मेहताब ने फिर कभी इसके शाम को घर आने पर एतराज ना किया। महमल इनसे पैसों का मुतालबा नहीं करती, इन्हें और क्या चाहिए था। अब आगे देखते हैं कि फवाद वाकई महमल के साथ सिंसियर है या उसके साथ एक ड्रामा रचा रहा है। ये होगा एक ट्विस्ट और हम इसको डिस्कस करेंगे और इसको आप तक पहुंचाएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एपिसोड 5 में। तो इंतजार कीजिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का। शुक्रिया।